नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर करेंगे तो अतिरिक्त स्नेह होगा। बेल आइकन दबाएंगे तो प्रारब्ध पर आने वाले किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक जाएगी। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ है मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम जी मंजरी जी, आज आपके साथ मैं जरा एक मेल की खिचड़ी लेके आया हूं। और खिचड़ी का अर्थ यह है कि जिसमें कई विषय हैं, यानी दो विषय ऐसे हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो बांग्लादेश में कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। दर्शकों, सीधे मंजरी जी से पूछते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। और उसी के साथ मोदी का सुपर 130, जी हाँ, संविधान संशोधन जो 130वां होने जा रहा है और जिसके लिए मोदी ने मजबूर कर दिया है कि ये जितने भी भ्रष्टाचार के समर्थक दल हैं या गिरोह हैं, उनकी अब मजबूरी हो चली है कि वो पूरे देश के सामने नंगा हो और कहें कि मोदी जी, हम भ्रष्टाचारी हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी मत करिए। आइए शुरू करते हैं मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, सबसे पहले बांग्लादेश में क्या मामला है, क्या हुआ है, प्लीज। इसमें देखिए, जब से शेख हसीना भारत आई है तब से तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं। अभी यूनुस का नाम आप कहीं नहीं सुनेंगे, वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। डीप स्टेट ने उनको डिच कर दिया है। ओके, वो चाइना वगैरह होकर के आए, सारी कोशिशें कर ली, जितनी गुलाटी मार सकते थे मार गए और हर जगह फेल हो गए। यूनुस को पैराड्रॉप किया गया था कि वो बांग्लादेश संभाल लेंगे। वो मेरे ख्याल से जिस घर में रह रहे हैं उसको भी संभालने में असफल हुए। अब इधर आपने सुना होगा कि शेख हसीना ने दिल्ली में अपना ऑफिस खोल लिया है। ऑफिस खोलने की बात समझिए, शेख हसीना अभी वापस नहीं जा रही है, पर वो बांग्लादेश को दिल्ली में बैठ के रेगुलेट कर, राइट, क्योंकि ऑफिशियली बांग्लादेश के संविधान के अनुसार शेख हसीना अभी भी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। और वो इस समय दिल्ली में मोदी जी की सुरक्षा में बैठी हुई है। वहां से उन्होंने ऑफिस खोल लिया है। अभी तक क्या था, वो आ, भारत में उन्होंने शरण ली थी, ठीक है। अब शरण लेने के बाद अगला स्टेप ये हुआ है कि उन्होंने ऑफिस खोल लिया है। ऑफिस इंसान तभी खोलता है जब वो वहां से कार्यान्वित हो जाता है। हाँ, यूनुस ने बहुत बार कहा कि रिपैट्रिएट कर दो, इनको भेज दो, ये वो, लेकिन अब शेख हसीना ने ऑफिशियल कमांड संभाल ली। ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे ये हो रहा है कि जो 20 टके का नोट था उसके ऊपर अचानक मंदिर आ गया। अब बांग्लादेश वो है जिसको जब कुछ करने की हूल आती है ना, एकदम से एक एक चाहत होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसे कहते हैं, तो सबसे पहले वो हिंदुओं का कत्ल करता है, मंदिर और मूर्ति तोड़। ऐसे लोगों के बीच में 20 टके का नोट आया और उसके ऊपर मंदिर की फोटो। पूरा बांग्लादेश हिल गया। बस वहां से मैंने पकड़ा कि मोदी राज चालू हो गया। उसके बाद अभी जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी तीनों सेना के प्रमुख ने मनाई, मतलब जितना उनका सिक्योरिटी सिस्टम है वो जन्माष्टमी मना रहा है। और तीनों घोषित रूप से मुस्लिम बिरादरी के हैं। अगर ऐसे लोग जन्माष्टमी मनाने लगे तो आप समझिए, और वो भी घोषित तौर पे, हाँ, ऐसा नहीं कि दबे छुपे गए और कृष्ण मंदिर में कर लिया, कुछ नहीं, घोषित तौर पे, ऑफिशियल तौर पे, तो वहां पे सनातन के राज्य की स्थापना शुरू हो गई है। तीसरी और अगली और बहुत बड़ी हिंट ये है कि यूएस ने अभी भारत के लिए एक एम्बेसडर अपॉइंट किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये व्यक्ति ट्रंप के बहुत विश्वसनीय है, नॉन पॉलिटिशियन है अभी तक। और उसके बाद ये जो है, कहाँ के लिए टेरिटरीज आप मेंशन करेंगे? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार। आज तक कभी नहीं हुआ कि भारत, पाकिस्तान और म्यांमार और बांग्लादेश का एक एम्बेसडर हो। हर कंट्री में अलग अलग भेजा जाता था, उसका अलग अलग रोल होता था। समवेत भेजा है। अब आप ये कहिए कि इसमें कौन सी बात है, साउथ ईस्ट एशिया को वो हैंडल कर रहे हैं। भाई साहब, स्ट्रैटेजिक रूप से भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग पावर से बहुत इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से बहुत, मतलब हमारे पास काफी अच्छी सेना है, वी आर अ पावरफुल कंट्री, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो उसमें जो है पाकिस्तान जैसे दिवालिया
और बांग्लादेश जैसे कंगालिया और देशों को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक आपको ऑफ़िशियल एलोकेशन हो गया कि ये पूरी हम्म, एक टेरिटरी है, किसके अंडर? मोदी जी के, ठीक है? और वो हम्म, व्यक्ति दिल्ली में रह कर के इन सारे क्षेत्रों को देखेगा, वो ट्रम्प का बहुत विश्वसनीय है। अगेन यहाँ पर एक चीज़ याद दिलाऊँगी, मेडिसन स्क्वायर से ट्रम्प ने अपने मेन कैंपेन की शुरुआत की थी। ट्रम्प जब वन आया था, इनिशियल आए थे और उसमें मोदी जी ने ट्रम्प को वो किया था, अब की बार ट्रम्प सरकार ये नारा लगा तो वहां से ट्रम्प ने अपने राष्ट्रपति बनने के सफर की शुरुआत की थी। तो जो जी, कुछ लोग मतलब जब कुछ नहीं होता ना तो लगाना शुरू करते हैं, मोदी गए, ट्रम्प से नहीं मिले, दोनों में लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। खाली दिमाग शैतान का घर वाली चीजें हैं। जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है वो यही है। अब आपको वहां से जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो आपको मिल रही है, जो डिलेज हो रहे थे। देखिए जो आपने राष्ट्रपति के तौर पे जो काम कराने थे वो हो रहे हैं। अब जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा उड़ंगे डालती है, वो अपने हिसाब से चलना चाहती है और डीप स्टेट हम्म, की अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत तगड़ी गिरफ्त है। तो अच्छा, अभी चल क्या रहा है? अभी अमेरिका अपने यहाँ बहुत सारा मतलब इमरजेंसी लगा करके अपनी जो स्पेशल गार्ड्स हैं उन सबको सड़कों पे उतार रहा है। अमेरिका काफी दिनों से माइग्रेंट्स को निकालना चाह रहा है और जो डेमोक्रेट्स द्वारा रूल्ड स्टेट्स है वहां पर काफी बवाल हो रहा है। वो मतलब जैसे यहाँ कांग्रेस बचा के रखती है ना कि बांग्लादेशी नहीं जाने दूंगा, ये मेरे असली पुत्र हैं, ये वो रोहिंग्या भारत की भलाई के लिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप इनसे शेयर क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। वो चीजें वहां पे डेमोक्रेट्स करते हैं। ट्रम्प के पास एक दो ऑप्शन है, पैसे तो है नहीं अब अमेरिका के पास। सबको मालूम है कि 36 ट्रिलियन है, कुछ लोग कहते हैं 37 हो गया, कहते हैं अनऑफिशियली तो 40 हो गया, ये कम करके हम्म, बता रहे हैं। कोई बात नहीं, जो कुछ भी है, $33 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। ओके, 33 ऑफिशियल फिगर है। हम्म, अमेरिका के पास पैसे नहीं बचे, कहीं भी आपको कुछ भी करना है आपको पैसे की जरूरत है, ठीक? अमेरिका क्या कर रहा है, एरिया आफ्टर एरिया खाली करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसको बहुत सारा फोकस इन हाउस रखना है। अगली बार मतलब 2026 में ट्रम्प का मिड टर्म इलेक्शन है और हम्म, उनको अमेरिका कंट्रोल करना है, ठीक है? तो जितने भी उनके पास ये कह लीजिए एक्स्ट्रा बैगेजेस हैं हम्म, वो लोड शेडिंग करेंगे, उनको उतार करके फेंकेंगे और इसी चक्कर में साउथ ईस्ट एशिया का ये एरिया हमारे अंडर आ गया। तो ठीक। बांग्लादेश, हाँ, जी, भाई, ये जो आपने संकेत निकाले हैं, पहले तो 20 टका के नोट पे जो मंदिर का फोटो, उसके बाद जन्माष्टमी बांग्लादेश सेना के तीनों विंगों ने एक साथ, उनके प्रमुखों ने मिलकर बनाया। कहीं भी कोई संकेत ही होते हैं और उस संकेत बहुत कुछ कह जाते हैं। और उसके बाद जो आपने ये कहा कि यूएस ने जो एम्बेसडर अपॉइंट किया है, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों का एक, तो क्या माना जाए कि मतलब भारत का एक्सटेंडेड पार्ट, कम से कम, मैं भूगोल की अगर बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आ गया अंदर, म्यांमार भी आ गया अंदर, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए, और इसमें सबको याद रखना चाहिए मंजरी जी कि बांग्लादेश के मामले में ट्रंप ने, यही ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि मोदी विल हैंडल बांग्लादेश, वो जाने, मोदी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। तो क्या ये उसी जर्मनी के गठन, उनके कथन का एक्सटेंशन है? और स्ट्रेटेजिक रूप से भारत ही रिमोट रखेगा म्यांमार का भी और बांग्लादेश का। अब यहाँ एक कंफ्यूजन खाली दूर कर दीजिएगा कि भारत अपने लिहाज से इनका रिमोट अपने पास रखेगा या अमेरिका के हिसाब से रिमोट अपने पास रखेगा, क्योंकि इस समय अमेरिका और हमारे बीच में जरा तोल मोल वाला मामला चल रहा है। आलू कितने रुपए किलो, वो कहता है 5 रुपए, हम कहते हैं नहीं 4 रुपए दे दे, तो 4.5 के लिए समझौता हो रहा है। इस लिहाज से इसका क्या महत्व है? सब कभी सीधी उंगली से आपने घी निकाला है? नहीं, ये तो कहावतों में है, राजनीति में सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं। नहीं, मोदी जी क्या करते हैं, घी उल्टा कर देते हैं, उन्होंने कर दिया डब्बा उल्टा। ले। ट्रम्प जो कर रहे हैं, जो टैरिफ लगा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? देखिए अभी आप इधर देख रहे हैं कि चीन और भारत की अच्छी युति है। आप हम्म, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप ये बताइए, आपको लगता है मोदी जी ट्रम्प के लिए ये एरिया कंट्रोल करेंगे? इतने नहीं, विनम्र मेरे अंदर
नहीं नहीं, मुझे लगने मैं दरअसल राहुल गांधी जी पर आजकल बड़ा भरोसा करने लगा हूं, और इसलिए मैं ये सवाल राहुल जी की आत्मा अपने अंदर घुसा के मैंने कहा कि सामने वाले से पूछ लिया नहीं, मोदी जाए। कभी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए काम करते हैं और इस पूरे एरिया को वो जो कंट्रोल करेंगे, वो अपने एरिया के, देखिए आपकी आधी मुसीबतें कहाँ से आती हैं, कभी जो आसपास के एरिया है, पड़ोस के देश है, चाहे नेपाल यूज कर ले, ठीक बात। पाकिस्तान यूज कर ले, बांग्लादेश यूज कर ले, म्यांमार यूज कर ले, या श्रीलंका, मालदीव, ये सारी चीजें हैं। तो आपकी जो आपका नेबरहुड है, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया गतिविधियों के लिए। तो मोदी क्या हम्म। करेंगे? मोदी इस एरिया को क्लियर करेंगे। आपके पास कोई इस समय चारा नहीं है एक्सपैंड करने के अलावा, क्योंकि अगर पाकिस्तान रहेगा तो आपके लिए मतलब वो कहते हैं ना कि बैकयार्ड में सांप पाले हैं, वो पलते रहेंगे। अभी ऑफ लेटली इसके लिए बता दूं कि अजहर मसूद 313 मदरसे खोलने की प्लान में है। उसके लिए उसने हम्म। $3.9 बिलियन इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये कोई मुझे कहे कि फटियाल कंगाल पाकिस्तान 3.9 बिलियन मदरसे के लिए दे देगा, तो नमस्ते, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है। आ, वो अगर वहां पर मदरसे खोलेगा तो वहां से आतंकवादी ही पैदा करेगा। वो खुद भी एक बढ़ने घोषित चले। आतंकवादी रहा है, और वो आतंकवादी आकर के भारत में उत्पाद हो जाएंगे। अगर आप अपने मतलब इस हिस्से को शांत रखना चाहते हैं, तो उस हिस्से को आपको हस्तगत करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। लोग, राहुल गांधी की आत्मा पूछेगी कि फिर हमको ये नहीं सुनाई दिया। देखिए, बंगाल में भी आपको डिस्क्रिपेंसीज हैं, एक आपके हम्म। लिए ऑपोजिशन है, और वहां ऑपरेट करने में भी आपको काफी दिक्कत आती है। ठीक है, पर बंगाल, वेस्ट बंगाल भारत का पार्ट है। उसी तरीके से ये एक सेग्रीगेटेड एरिया है, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, जिसको आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपको केरल ठीक करना है, जैसे आपने हम्म। कश्मीर अभी ठीक कर रहे हैं, हुआ नहीं है, उसी तरीके से आपको पूरी इंजीनियरिंग इन एरियाज में करके और इनको आपको मतलब स्मूथ आउट करना है। तो राहुल गांधी जी की आत्मा को यही जवाब है कि मोदी जो कार्य करते हैं वो भारत माता के लिए करते हैं। वो कभी भी अमेरिका या ट्रम्प के लिए कुछ नहीं करेंगे, भले ही कुछ हो जाए। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि आप डेयरी, एग्रीकल्चर ये सब खोल दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं बिल्कुल। ये काम नहीं होने दूंगा। तो मोदी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं रहते। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो बांग्लादेश के लिहाज से आपने ये डेवलपमेंट्स बताए, इनके संकेत किधर जाते हैं? दर्शकों, जमीन पर थोड़ा सा समय लगता है, और थोड़े से समय के बाद जमीन पर यानी होते हुए फिजिकली आपको ये प्रभाव दिखाई देने शुरू होंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ट्रंप का ये कहना कि बांग्लादेश मोदी के हवाले, और उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, इन तीनों के लिए एक राजदूत का अपॉइंटमेंट होना, और वो भी उनके बेहद नजदीकी आदमी का। रही बात, आप ये सोचेंगे कि इस समय तो हमारा उनसे झगड़ा चल रहा है। झगड़ा नहीं चल रहा साहब, लेन देन का व्यापार चल रहा है, और व्यापार लेन देन ये होता रहता है। मंजरी जी, इसे झगड़ा नहीं, राहुल, हाँ, नेगोशिएशन कहते हैं। इसे झगड़ा नहीं, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन करेगा। एकदम एकदम नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, आप जो भी कह लीजिए। मंजरी जी, राहुल गांधी के पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिरा देने का बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा मौका। और मजे की बात, ये मौका खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। दर्शकों, जल्दी से बता दूं, मैंने एक चैनल पर बातचीत में मुझसे ये पूछा गया कि साहब, ये जो संविधान संशोधन 130 लेके आए हैं मोदी, जिसको कि अब जेपीसी में भेज दिया गया, क्या मोदी इसी बहाने मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं साहब, नरेंद्र मोदी ने ये बिल विपक्ष को घसीटने के लिए लाया है, मारने के लिए भी नहीं लाया। अब आधा मिनट में मंजरी जी जरा दर्शकों के सामने स्थिति में क्लियर कर देता हूं। आप ध्यान दीजिए, ये कोई बिल नहीं है, ये संविधान संशोधन है। और संविधान संशोधन कोई भी आता है तो 2/3 बहुमत चाहिए होता है, दोनों हाउसों में अलग अलग। ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं बुला के काम निकाला जा सकता है। और ऐसे स्थिति में नरेंद्र मोदी के पास 2/3 बहुमत तो लोकसभा में भी नहीं है, और राज्यसभा में 2/3 छोड़िए, पूरा बहुमत भी क्लियर नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर 30 दिन जेल में रहते हैं, तो 31वें दिन
वो अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को भी शामिल किया। लेकिन राहुल गांधी और पूरा कांग्रेसी को सिस्टम बजाय इस पर 2/3 बहुमत न देके और न पास करा के, संविधान पर अगर कोई बिल गिर जाता है, संशोधन गिर जाता है, तो उसी समय नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये स्थिति है, आप बच नहीं सकते। लेकिन ये जैसे ही संशोधन पेश किया अमित शाह ने, तो विरोध करना, पहले तो पेश करने का ही विरोध, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो जेपीसी तक में आएंगे नहीं। ममता बनर्जी चिल्ला के कह रही है, अखिलेश कह दिए। सवाल ये होता है कि वो राहुल गांधी जो 240 सीट नरेंद्र मोदी के पाने के बाद कहते थे कि बस बस चुटकियों में नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा दूंगा, इस समय इस्तीफा दो चिल्ला रहे हैं, मखाने के खेत में हजारों रुपए का जो है वो जुराब पहन के उतर जाते हैं। आखिर विपक्ष राहुल गांधी तन के सामने क्यों नहीं आते और 2/3 बहुमत न देकर ये संविधान संशोधन रोक दे लोकसभा और राज्यसभा में, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये भगोड़ा क्यों साबित हो रहा है मंजरी जी? चोर की दाढ़ी में तिनका, वही चीज है। अगर एक बार फिर प्रधानमंत्री, बोलिए, ये दोबारा सुनने में मजा आएगा। किसकी दाढ़ी में? चोर की दाढ़ी में तिनका बहुत पुरानी कहावत है। हाँ रुकिए ना, 2 बार मैं भी दोहराऊंगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी वाला अधेड़ जी। देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं को सजा के एम्बिट में लेकर के आ रहे हैं। राहुल गांधी के को तो खुश होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अपना एक पैर खुद ही बढ़ा फंसा रहे हैं। वो बेचारा विपक्ष में है, प्रधानमंत्री ना आज बनेगा ना कल ना परसों, उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना अगेन। मुख्यमंत्री अगर गबन कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, ये तो अरविंद केजरीवाल से प्रेरित है ना, जेल से उनकी सरकार चल रही थी। तो क्या बात, क्यों संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए वही नियम होने चाहिए जो कानून कॉमन पर्सन के लिए है। आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें बुराई की बात क्या है? क्यों? क्योंकि इनके पीछे इतिहास बहुत लंबा है। हम्म, ओके। और वो, इनको ये लग रहा है कि इनके गले पे शिकंजा कस रहा है, इनको अपने कर्म याद आ रहे हैं, इसलिए इनको डर लग रहा है। वरना हम्म, क्या है? आपके हिसाब से भाई भाजपा की मैक्सिमम जगह सरकार है राज्यों में, वो सारे मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं अगर उन्होंने कुछ गबन किया, कुछ गड़बड़ की। बिल्कुल। इनको तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे पास तो ले दे करके कुल 3 स्टेट्स हैं, उसके मुख्यमंत्री भी तुम्हारी नहीं सुनते, राइट? जो एक पार्टी बची खुची है, वो भी उसमें कभी शशि थरूर इनकी तरफ से पहले एक आता था ना, कांग्रेस आला कमान की तरफ से एक व्हिप हम्म, आई है और उसको सबको मानना होता था, पार्टी लाइन से अलग ना कोई बोल सकता था, ना सोच सकता था, ना देख सकता था, ठीक? अभी क्या हो रहा है? गई तुम्हारी पार्टी लाइन, हम तो यही करेंगे। और इसके जो है बिल्कुल। प्रणेता तो शशि थरूर स्वयं है, जिनकी इंग्लिश से मोहित होकर के उनको ये लोग लेकर के आए थे, ठीक? ऑपरेशन सिंदूर में तो क्या बढ़िया काम किया इस बंदे ने, मान गए। तो आप ये सोचिए कि अब राहुल गांधी के पास, उनको ये नहीं पता कि अगर वो कहें कि पूरा कांग्रेस पार्टी इस बिल का बायकॉट करेगी, तो वो पार्टी इनके पास बचेगी कि मोदी जी के साथ चली जाएगी। मैं हम्म, बार बार कहती हूँ, 240 स्ट्रैटेजिक डिफीट थी और उसका परिणाम अब ये ले रहे हैं। अक्रॉस पार्टी लाइन मोदी जी की फैन फॉलोइंग है, अक्रॉस पार्टी लाइन उनको सपोर्ट है, अक्रॉस पार्टी लाइन वो काम करके देश हित में सब कुछ निकाल सकते हैं। संविधान संशोधन हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, आप वो दीजिए जॉब, और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ये कर देगा। अब जो इस समय विरोध है, अब टीएमसी में खाली ममता बची है, अभिषेक भी नहीं है। अभिषेक ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक? हम्म, अकेली हम्म, ममता विरोधी है। समाजवादी पार्टी में ठीक है, 2-4 होंगे और उसके बाद अखिलेश हैं और डिंपल ठीक है, अपनी बेइज्जती करा रही है, कोई बात नहीं। हम्म, कांग्रेस में सोनिया, राहुल और प्रियंका है, इनके बाद कौन है और कौन कब चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, इनको ठीक है, पवन खेड़ा है, थोड़ा सा ये सब 2-4 शुरू के टॉप के कुछ नेता छोड़ करके हर पार्टी में ये हालत है कि हम्म, सब मोदी के पार्टी में आने के लिए तैयार है।
मोदी का कहीं भी 2/3 बहुमत नहीं है, पर अगर वो लेके आए संविधान संशोधन तो वो पास करा ले जाएंगे। इसकी गणित वो पहले से सेट कर चुके हैं। ओके, ये बिल्कुल। रोक नहीं सकते, संसद में हंगामा नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने वॉकआउट करने की वो कर लिए कि मैं नहीं देख सकता ऐसा होते हुए। मत देखो, दुनिया देख बिल्कुल। रही है। बिल्कुल। और दर्शकों, जरा बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिएगा, नरेंद्र मोदी सरकार ही ऐसी हिम्मत का काम कर सकती है जिस पार्टी के पास, जिस सरकार के पास संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत नहीं है, और वो संविधान संशोधन लेके आती है। संविधान संशोधन छोटी चीज नहीं होती। संविधान संशोधन एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव हो जाता है किसी सरकार के लिए। अगर संविधान संशोधन गिर गया तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और नैतिक आधार पर तुरंत नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और यही वजह है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि बातचीत में मुझसे एक जगह पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी मध्यावधि चुनाव चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह पता है कि ये भागेंगे, ये बचेंगे नहीं, ये विरोध तक नहीं करेंगे, ये संसद से वॉकआउट करेंगे 130वें संविधान संशोधन की। लेकिन आप जज्बा देखिए इस सरकार का, और ये ही सरकार लेके आ सकती है। नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि भ्रष्टाचार या कदाचार के आरोप में अगर मैं भी किसी दिन, मेरे ऊपर भी आरोप आ जाए और 30 दिन में जेल में रहूं तो मेरी भी कुर्सी चली जाएगी। ये जिगरा कहां होगा? उस राहुल गांधी में जिनकी परंपरा इंदिरा गांधी से आती है। जब इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में, कदाचार के आरोप में उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया तो उन्होंने बाकायदे एक संशोधन कर दिया संविधान में कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसके दायरे में नहीं आ सकते, पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नरेंद्र मोदी ने खुद को भी शामिल कर लिया, प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया। ये हैसियत है आज के विपक्ष की कि राहुल गांधी ये हिम्मत नहीं कर सकते कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा दे और सड़क पर मखाना के खेत में कभी कुली बन के, कभी नाटक करके ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा दूंगा मैं, और ये कहते हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के सस्ते और बेहूदे नारे। ये असलियत है, और असलियत और बयानबाजी दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बांग्लादेश के बारे में जो आपने ये बात कही है, 2 टकापन मंदिर, उसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी और अमेरिकी राजदूत बांग्लादेश, म्यांमार, भारत का एक साथ, इस पर अभी और बातचीत बनती है हमारी आपकी। ये तो केवल प्रस्तावना था, क्योंकि आपने जब ये कहा तो मुझे ये डेवलपमेंट नहीं पता था दर्शकों, इसलिए मैंने केवल प्रश्न पूछा मंजरी जी से। इस पर एक डिटेल वीडियो मंजरी जी के साथ बहुत जल्द लेके आएंगे आपके प्रारंभ पर। इसी के साथ आज की ये वार्ता अब यहाँ समाप्त करेंगे। आज्ञा लेने से पहले फिर वही, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, 2 4 10 लोगों से आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि और सब्सक्राइब करवाइए। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि प्रारंभ पर आए हुए किसी वीडियो की सबसे पहले चिट्ठी आपको जाए। तो इसी के साथ मंजरी जी, आपको एक बार और धन्यवाद। दर्शकों, हमें और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।